आप हैं मेरे साथ में आज एक बहुत ही जरूरी टाइटल में। बेसिकली हमने आज सुबह आपसे डिस्कशन किया था कि बजट क्या होता है, और अब ही हम डिस्कस करने वाले हैं कि बजट में क्या कुछ हुआ है। साथियों, बजट का एनालिसिस करना अपने आप में बहुत लंबा समय लेता है। ऐसा संभव नहीं है कि हम 15 मिनट में आपको बता सके कि पूरा बजट क्या था, क्या क्या बातें रही, किस प्रकार से यह बजट खत्म कर दिया जाएगा। यह संभव नहीं है। लेकिन हां, एक ग्लांस हम उस पर डाल सकते हैं, एक नजर हम उस पर डाल सकते हैं, यह समझने के लिए कि क्या क्या मूल रूप से कुछ चीजें चेंज हुई हैं, कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। देश की इकोनॉमी में जो विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, इन तमाम बातों को आज हम अपने इस सेशन में कर पाएंगे। तो स्वागत है मेरे सभी मित्रों का। जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए और जानिए कि आज के बजट में क्या कुछ सरकार की घोषणाएं रही, क्या बदला, क्या नहीं बदला, और किस प्रकार से हम उनको लेके आशान्वित हो सकते हैं। आशाओं से याद आया, जैसे ही मेरे प्यारे साथियों बात होती है कि कोई चीज सरकार ने की हो तो मार्केट ने उस पर कैसे रिएक्ट किया। देखिए, सिंपल सी बात है कि हम लोगों के पास में ना एक सिंपल सा तरीका है। जैसे खेतों में आप जब कोई खाद डालते हैं तो फूल या फल जब बन के बढ़िया आते हैं तो कहते हैं कि जमीन में फर्टिलाइजेशन ढंग से हो गया था। लेकिन मार्केट मतलब होता है शेयर मार्केट। वो इमीडिएटली, ऐसा नहीं है कि मार्केट मतलब शेयर मार्केट होता है, मार्केट सभी है। मतलब मैं भी अभी इस समय किसी मार्केट में ही हूं। लेकिन मुद्दा यह है कि जो शेयर मार्केट है, जो ऑनलाइन ट्रेड पर काम करता है, वो हर निर्णय को इमीडिएटली रिएक्ट करता है। अगर कोई निर्णय हुआ है तो उसका इमीडिएट इंपैक्ट शेयर मार्केट द्वारा दिखाया जाता है। तथ्यों से यह पता चला है कि शेयर मार्केट ने इस बजट को बहुत पॉजिटिवली लिया है। जैसे ही मेरे प्यारे साथियों ये रिपोर्ट निकल करके आई, देखिए मैं आपके सामने बजट की वो टीम भी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसने ये बजट प्रस्तुत किया, जिनके बीच में निर्मला सीतारमण जी हैं। यहां पर मतलब अनुराग सिंह ठाकुर आपको दिखाई दे रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फाइनेंस के। साथ में फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे जी हैं। जैसे ही ये निकल के आया मेरे प्यारे साथियों बजट, तुरंत जो मार्केट था उसने जबरदस्त वृद्धि दिखाई। यानी कि यहां पर मार्केट बहुत पॉजिटिव सिग्नेचर के साथ ऊपर चढ़ा। पॉजिटिव सिग्नेचर के साथ ऊपर चढ़ना यह बताता है कि ट्रेडर्स को बहुत अच्छा लगा ये। अब ट्रेडर्स को क्यों अच्छा लगा वो तो अभी के हमारे विश्लेषण में पता चल ही जाएगा। आइए, कुछ बारीक बारीक पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने यहां पर डिस्कस किए चल रहा हूं। लेकिन इससे पहले कुछ विशेषताएं जो मैंने आज सुबह भी आपसे डिस्कस की थी, जैसे ये आपका जो बजट आप लोग देख रहे हैं ये पेपरलेस बजट है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों कि पेपरलेस बजट क्या हम ही लोगों ने बनाया है? अब तक नहीं। हिमाचल प्रदेश जो है, मतलब केंद्र सरकार से पहले राज्य सरकारों में भी हिमाचल सरकार जो है वो 2015 में सबसे पहले पेपरलेस बजट दे चुकी है। ये कुछ फैक्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अच्छा साथियों, अब बड़ा सवाल बनता है कि बजट को लेकर के मतलब न्यूज मीडिया हाउसेज ने किस प्रकार से रिएक्ट किया है। मीडिया हाउसेज का कहना है कि इसकी वजह से शेयर बाजार में तो बाहर है, क्योंकि शेयर बाजार एकदम 3% की ग्रोथ के साथ ऊपर चढ़ गया। ऐसा 1997 के बाद अब जाके हुआ है। अब एक बहुत बड़ी बुनियादी बात होती है, सर शेयर मार्केट किस बात की खुशी मनाता है? साथियों, शेयर मार्केट सोचता है कि जो उनकी ट्रेडिंग है वो आसान हुई या मुश्किल हुई। सरकार ने कोई ऐसा काम तो नहीं कर दिया जिसकी वजह से उनकी ट्रेडिंग पर कोई बाधा आ जाती, बस इससे ही डर रहा होता है। दूसरा, मार्केट इस चीज से भी इस समय, मतलब जब सरकार कोई घोषणा करने वाली होती है कि क्या कोई नई टैक्स स्लैब तो नहीं घोषित कर दी है, कोई ऐसी तो नई स्कीम नहीं आ गई है जिसकी वजह से आम आदमी अपना पैसा खर्च करने से डरेगा। ये तमाम बातें मार्केट जो है वो शांति से देख रहा होता है। और बजट के आते ही जब टेंशन फ्री हो जाता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई भी घोषणा नहीं हुई है, तुरंत मेरे प्यारे साथियों फिर शेयर मार्केट ट्रेड में उतर जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर 3.5% तक शेयर बढ़ा है। मोदी शासनकाल में यह पहली बार हुआ है और 1997 के बाद में यह दूसरी बार हुआ है कि इतना जबरदस्त तरीके से यह पहली बार बढ़ा हो। क्लियर बात है? और क्या होता है? अब सवाल बनता है कि यहां पर कौन कौन से ऐसे फैसले लिए गए जिनसे हम सब लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपका जो इनकम टैक्स है उसको जमा करने के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पेट्रोल पर 2.5% और डीजल पर 4 रुपए का एग्रीकल्चर सेस लगाया है। मतलब इनडायरेक्टली स्पीकिंग, अगर ये अप्लाई हुआ है, सेस का मतलब होता है उपकर, उपकर का मतलब है टैक्स पर टैक्स लगना। सेस वो चीज होती है जो किसी टाइम ड्यूरेशन के लिए और
किसी निर्धारित कार्य के लिए लगाई जाती है। ऐसी स्थिति में अगर यह धन लगाया गया है तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर को ध्यान में रख करके यह लगाया गया है। बड़ा ही मतलब एक प्रकार की स्थिति ऐसी है कि इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ एग्रीकल्चर ने ही की और सरकार एग्रीकल्चर के लिए ही जनता से पैसे उगा रही है। थोड़ा समझने में मुश्किल है, लगता है कि एमएसपी की घोषणा की जा सकती है। एनीवे, जोक्स अपार्ट, लेकिन मुद्दा यह है जनाब कि आप लोगों के ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। क्यों बढ़ने वाले हैं? क्योंकि सेस लगने वाला है। अब डिपेंड करता है कि राज्य सरकारें इस लगने वाले झटके को सहन करने के लिए जो फिलहाल वैल्यू एडेड टैक्स ले रही हैं राज्य सरकारें, वो माफ कर दें या फिर आपको पेट्रोल डीजल के नए भाव देने पड़ेंगे। बस इतना जरूर समझ जाइएगा कि जो सेस होता है ये सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है। बाकी जितने भी प्रकार के टैक्स होते हैं ये बंटते हैं, या तो वो पहले से डिसाइड होते हैं कि केंद्र के पास जाएंगे या फिर उनका शेयर बटेगा। लेकिन ये जो सेस होता है ये किसी विशिष्ट कार्य के लिए लगाया जाता है और कार्य पूर्ण होने के बाद हटा दिया जाता है। लेकिन बहुत ही रेयर दिखता है ऐसा इतिहास में कि कोई सेस लगा हो वो हट गया हो। एग्रीकल्चर के लिए सेस के नाम से मेरे प्यारे साथियों पैसा वसूला जा रहा है। कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी गई है। सोना और चांदी अब सस्ता हो जाएगा। आपके पास है धन तो सोना और चांदी खरीद लीजिएगा। छोटे शहरों में अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद कर लीजिएगा, देश में बहुत सारी जगह पर रेल लाइन। अच्छा, एक बात और मालूम होनी चाहिए, सुरेश प्रभु वो अंतिम रेल मंत्री थे जिन्होंने अपना रेल बजट अलग से प्रस्तुत किया था। वर्ष 2017 से अरुण जेटली जी के नेतृत्व में रेल बजट और आम बजट एक साथ आ रहा है। इस वजह से इसी आम बजट में रेल लाइनों की भी घोषणा की जाती है। एक समय था जब रेल बजट आता था तो सब लोग इस नए उम्मीद में पढ़ते थे उस पूरे अखबार को कि उसमें लिखा आएगा कि आज हमारे यहां इतनी नई ट्रेनें शुरू की गई हैं, या फिर इस ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ा दिया गया है, या फिर ये वीक में 3 दिन चलती थी अब 7 दिन चलेगी। ऐसा होता था, लेकिन अब ये नहीं हो रहा है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस कर रही है। सरकार का फोकस है कि जो चीजें हैं उनका सही तरीके से उपयोग किया जाए। इस बार भी कोई नई ट्रेन शुरू नहीं की गई है और एक नया टर्म यूज किया गया है, दैट इज लाइट मेट्रो और नियो मेट्रो। ये दो शब्द हैं साथियों, एक शब्द है लाइट मेट्रो और दूसरा है नियो मेट्रो। जिस प्रकार से शहरों में मेट्रो रेल्स चलती हैं, इनकी व्याख्या भी सरकार के द्वारा करना बाकी है, लेकिन लोग इसको कंक्लूड ऐसे कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये जो लाइट मेट्रो है, ये लाइट मेट्रो असल में मेरे प्यारे साथियों जो बीआरटीएस रोड होती हैं, यानी कि जो दिल्ली, मुंबई या फिर कोई बड़े मेट्रो सिटीज हैं जहां पर बस के चलने के लिए अलग से मेट्रो मतलब लाइन बनी होती है, वहां पर किसी मेट्रो का कंसेप्ट लाया जाएगा, या समझिए कि मेट्रो बस जैसी कोई व्यवस्था लाई जाएगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। कोई विशेष रूप से यहां पर व्याख्या इस बात की नहीं की गई है। अच्छा, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने कहा है कि हम लोगों को पैसा जो खर्च करना है वो 2 चीजों पर मेन रूप से करना है, और वो कौन कौन सी हैं? सरकार का कहना है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करेंगे और हेल्थ केयर पर करेंगे। ऑब्वियस ही बात है और बहुत वेरी वेल एक्सप्लेन्ड भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना समझ में आता है। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जब मार्केट को बूम दिलाना हो, साथियों, सरकार के द्वारा रोजगार पैदा करने के जो तरीके होते हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश करना एक बेहतर तरीका समझा जाता है। ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको बताऊं तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण की अवधि पूरी कर दी गई है कि 2023 तक, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे चल के कि तब तक उन्हें पूर्ण कर दिया जाएगा। इसी के अलावा ब्रॉड गेज की इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर दी गई है कि एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर इन्हें कंप्लीट कर दिया जाएगा। साथ में बहुत सारे मेगा हाईवेज की परियोजनाओं की घोषणा की गई है जिससे लोगों को स्पेशली रोजगार पाने के लिए अवसर प्राप्त हो जाएंगे। सरकार के द्वारा मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करने का यह एक तरीका होता है। चूंकि कोरोना है और कोरोना के सेटबैक में यहां घोषणा भी की गई है कि 2 पहले से ही कोरोना वैक्सीन आ चुकी हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और भारत जल्दी ही, भारत के अंदर अभी 2 वैक्सीन और आने वाली हैं। स्पुतनिक 5 का काम चल ही रहा है और जाइकोव डी जो है वो जाइडस कैडिला की चलने वाली है। ये घोषणा तो नहीं की है कि कौन सी आ रही है, लेकिन इन्होंने बताया है कि 2 वैक्सीन और आ रही हैं। यह भी बताया है कि भारत की तरफ 100 से अधिक देश बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं कि भारत उन्हें वैक्सीन निर्यात करेगा। तो यह हमारे लिए अगेन एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें समझ में आनी चाहिए। लेकिन एक चिंता की बात भी यहां पर डिस्कस की गई, वो है फिस्कल डेफिसिट। लेकिन आएंगे उस मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से, एक बार आप देखते चलिए। तो यहां पर यह चीज आप लोगों
लोगों के सामने आ गई है। कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया तो वो सेस है जिसका जेब पर आपके सीधा प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, कहा गया है कि 75 साल से अगर उम्र आपकी अधिक है तो अब आपको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। तो बोले बहुत फायदा हो गया होगा, बोले नहीं, टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है साथियों, जो एम्प्लॉयर होता है सामान्यतया वही आपका सैलरी के अंदर से या फिर जो आपको नौकरी देने वाला होता है वो वहीं पर आपकी सैलरी में से टैक्स कटौती कर लेता है। अब यहां पर मेरे प्यारे साथियों बैंक को यह सुविधा दी गई है कि बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो हो सकता था कभी वो टैक्स ना भरता हो, लेकिन अब उसके पास से भी टैक्स ले ही लिया जाएगा। बैंक खुद से उसका 75 उम्र के ऊपर होने पर टीडीएस स्वतः ही काट लेगी। इसमें कहा गया है कि 5 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन भैया पैसा यहां पर भी कट जाएगा। कुछ विद्यार्थी परेशान है कि रोजगार को लेकर के क्या बात हुई है। हम आ रहे हैं उस मुद्दे पर। वास्तविकता में कोई बात नहीं है, लेकिन हां हम सोच सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब निवेश होगा तो डेफिनेटली कोई बात वहां पर की गई होगी। महंगाई और सस्ताई की बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो मुख्य रूप से बात की गई है, मोबाइल चार्जर, हेडफोन जिनसे आपका संबंध है वो महंगे हो जाएंगे। पेट्रोल डीजल मैंने आपको बताई दिए। सोने चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और लेदर के आइटम सस्ते हो जाएंगे, जिनका शायद ही आपको कोई खास फर्क पड़ता हो। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों जो ड्यूटी है जो कि कॉपर स्क्रैप के ऊपर लगा करती थी उसको खत्म कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा। हेल्थ के अंदर मेरे प्यारे साथियों बजट को 137% इंक्रीज कर दिया गया है। 137% बजट जो है वो हेल्थ के ऊपर इंक्रीज कर दिया गया है। यह तथ्य आपको मालूम होना चाहिए। सरकार ने 2,23,846 करोड़ रुपए केवल हेल्थ के लिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर रखे हैं, जो कि लास्ट ईयर 94,000 करोड़ ही थे। ये बहुत सारी कमेटी की रिकमेंडेशंस भी थी। जैसा आप सबने देखा कि रिसेंटली जो हाल ही में कोरोना के केस में हुआ था, बहुत सारे फंड की आवश्यकता पड़ी थी, तो सरकार का कहना है कि हमने हेल्थ के लिए बजट को 137% बढ़ा दिया है। 35,000 करोड़ रुपए कोविड-19 वैक्सीन के लिए रखे हैं। तो इसका मतलब है कि सरकार आने वाले टाइम में कोविड-19 वैक्सीन को लोगों के पास में उपलब्ध करवाने के लिए खुद से पैसे देती रहेगी। और सरकार का कहना है कि 100 से ज्यादा देश हमारी तरफ देख रहे हैं, यानी कि कोरोना के बाद में जो मार्केट है वो वैक्सीन का बढ़ेगा। यह बात मेरे प्यारे साथियों यहां पर कही गई है। इसके अलावा किसानों के लिए क्या है, क्योंकि सभी लोगों की नजरें थी कि किसानों को ध्यान में रखकर सरकार कोई निर्णय लेती है या नहीं, क्योंकि 3 किसान बिल वर्तमान में काफी ज्यादा चर्चा में है। तो मेरे प्यारे साथियों किसानों के लिए ऑपरेशन ग्रीन, साधारणतया जो फसलें होती हैं 3 टॉप्स फसलें जिसे कहते हैं, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, इनके बारे में प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनको सुरक्षित रखना जरूरी होता है। इनको संरक्षित रखने के लिए ही ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया था एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें मेरे प्यारे साथियों 22 फसलें और शामिल कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से उन फसलों का स्टोरेज करना आसान हो जाएगा। आपके पास अगर फसलें पैदा हो रही हैं तो अच्छी वैल्यू आने पर आप उन्हें सेंड कर सके। ऐसा कृषि बिल जो 3rd वाला है, जिसके अंतर्गत आपको स्टोरेज करने का अधिकार दिया गया है, उसके लिए एक प्रकार से इसको दिशा समझ सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसकी एपीएमसी तक पहुंच होगी। असल में इनडायरेक्टली जो आपसे सेस लिया जा रहा है उसे एग्रीकल्चर के माध्यम से किसानों तक पहुंचाने के, एपीएमसी को उठाने के तरीके यहां पर बताने की बात कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से वन नेशन वन कार्ड जो चला आ रहा है, राशन कार्ड, उसकी डायरेक्टरी भी बढ़ा दी जाएगी। एक चीज यहां पर और है, वो ये है कि जो जनगणना है वो पहली डिजिटल जनगणना होने वाली है। सरकार का कहना है, आपको मालूम होगा कि 2021 में जनगणना ड्यू है, तो 2021 वाली जनगणना के लिए कहा गया है कि ये डिजिटल जनगणना होगी, यानी कि जो सेंसस होगा, लोगों की जनगणना जो की जाएगी ये डिजिटली की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। आसाम के अंदर टी वर्कर्स के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 1,000 करोड़ आसाम के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर ऐसा क्यों किया जा रहा है। रीजन है मेरे प्यारे साथियों, 4 चुनावी राज्य हैं जिसमें आसाम भी शामिल है। तो टी वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए वहां के महिलाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए का, आसाम और बंगाल की महिलाओं के लिए उनके बच्चों की देखरेख के लिए 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसे आप चुनावी घोषणा ना समझें। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे के लिए जो बातें बताई गई हैं, जो आप महत्वपूर्ण रूप से याद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि 100% इलेक्ट्रिफाई हो जाएंगी 2023 तक सभी ब्रॉड गेज की लाइंस,
यह तथ्य आप याद रख सकते हैं कि 2023 तक सारी जो रेलवे लाइंस हैं ब्रॉडगेज वाली, उनका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा 2023 तक। 2022 तक यानी 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहे हैं, जहां लुधियाना से लेकर दानापुरी तक जो बन रहा है और दादरी से लेकर के जो जेएनपीटी तक बन रहा है, वो पूरी तरह बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से सामान यानी कि माल ढुलाई जो है, आवाजाही, वो बहुत आसान हो जाएगी। सोमनगर गोमो दानापुरी सेक्शन में पीपीपी मॉडल का उपयोग किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का उपयोग किया जाएगा। खड़गपुर विजयवाड़ा भुसावल खड़गपुर रेडी कॉरिडोर बनेगा। इटारसी विजयवाड़ा में भी फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये फ्यूचरिस्टिक बातें हैं जो आपको यहां पर बताने का प्रयास किया गया है। क्लियर है? इसके अलावा दो प्रकार की मेट्रो बताई गई हैं, उनमें से एक का नाम मेट्रो लाइट है और एक का नाम मेट्रो नियो है। सरकार का कहना है कि वर्तमान में 702 किलोमीटर, यह तथ्य याद कर लीजिएगा, वर्तमान में 702 किलोमीटर की मेट्रो लाइंस हमारे पास हैं और यहां माना जा रहा है कि आने वाले समय में 27 शहरों में भारत में 1016 किलोमीटर की ट्रेन लाइन जो मेट्रो की हैं वो चालू हो जाएंगी। टीयर 2 सिटी जो हैं उनके अंदर मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो जल्दी ही शुरू की जाएंगी। ये नया टर्म निकल करके यहां पर दिया गया है, ये आप लोगों के लिए यहां पर मालूम होना चाहिए। ठीक है ना? जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर चुनावी घोषणाएं हुई हैं और उन चुनावी घोषणाओं में क्या क्या है जरा देख लीजिएगा। तमिलनाडु के अंदर 3500 किलोमीटर का नेशनल हाईवे, केरल के अंदर 1100 किलोमीटर का नेशनल हाईवे प्यारे साथियों दिए जाएंगे। ये कुछ इस प्रकार की घोषणाएं मेरे प्यारे साथियों यहां पर की गई हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने अब एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक्स का टर्म है जिसको बहुत लाइटली आप लोगों तक पहुंचा दिया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है मेरे प्यारे साथियों फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब खर्चे अधिक हो और आमदनी कम हो। कहावत है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो ऐसी स्थिति में आपके पास सामान आएगा कम, जाएगा ज्यादा, यानी आपके आयात अधिक होंगे, निर्यात कम होंगे, या फिर आपके खर्चे अपने आप को सस्टेन करने में ज्यादा होंगे, आपके पास कर से जो आमदनी हो रही है वो कम होगी। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों राजकोषीय घाटा निकल के आता है। भारत के अंदर राजकोषीय घाटा जो है वो एफआरबीएम एक्ट के तहत, ये याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, यह भारत के अंदर एक एक्ट ऑलरेडी काम करता है जिसके तहत यह कहा गया है कि सरकार को अपनी कुल जीडीपी का मार्च 2021 तक, ध्यान से सुनिएगा 2021 आ रहा है अभी, मार्च 2021, तब तक 3% ही हमारे पास में एफआरबीएम एक्ट के तहत फिस्कल डेफिसिट जो है, यानी कि राजकोषीय जो हमारा घाटा है, वो कुल जीडीपी का 3% ही रहना चाहिए, 3% ऑफ जीडीपी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने जो आंकड़े आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए हैं जरा उन पर नजर डालें। कहने का अर्थ है कि जो आपकी कुल जीडीपी है उसकी एवज में कितना घाटा हुआ, तो यहां पर 3.1% मैंने आपको बताया है। यहां पर जरा नजर डालिए, यहां फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि हम लोगों के यहां पर चूंकि इस समय लॉकडाउन के कारण सरकारी खर्चे बढ़ गए, पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ गई, सरकार ने हॉस्पिटल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कोरोना से निपटने पर जो खर्च किए, उनकी वजह से सरकार का कहना है कि हम लोगों ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है सोचा था कि 30.42 लाख करोड़ का होगा, लेकिन वो बढ़कर के 34.5 लाख करोड़ का हो गया। 30.42 से सोचा था, लेकिन उसके अंदर वृद्धि हो गई, जिसकी वजह से जो हमारा डेफिसिट है वो हमारी जीडीपी का 9.5% हो गया है। बहुत ही ज्यादा चिंता की बात होती है मेरे प्यारे साथियों, जहां एफआरबीएम एक्ट कह रहा है कि आपकी जीडीपी का केवल 3% आपके पास में क्या होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट, वहीं सरकार खुद कह रही है कि हमारा घाटा 9.5% चला गया, यानी कि आपकी कुल जीडीपी का लगभग 10% हिस्सा एक प्रकार से आपके कर्ज उतारने में ही खर्च हो रहा है, या यह समझिए कि सरकार के द्वारा राजकोष के नियंत्रण में खर्च हो रहा है। इसके मायने क्या निकाले जाएं? इसके मायने यह हैं कि सरकार को अब बहुत ज्यादा तरीके से पैसे कमाने की आवश्यकता पड़ेगी रादर देन जनता के लिए पैसे देने से। सरकार पैसे कमाएगी कैसे? आप लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा के, जैसे अभी सेस लगा दिया गया, इससे पैसे कलेक्ट कर लिए जाएंगे, या फिर दूसरी प्रक्रिया होगी, सरकार अपनी कुछ निजी संपत्ति बेचेगी। सरकार की संपत्ति कौन सी होती है?
पब्लिक जो सब प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि बहुत सारी कंपनियों का विनिवेश किया जा सकता है, जैसे ओएनजीसी, नेल, गेल, ये जितने भी हमारी महारत्न कंपनी हैं, इनके अंदर शेयर्स को बेचा जा सकता है ताकि सरकार के पास में अपने घाटे को मैनेज करने के लिए एक छत्र पैसा आ जाए। तीसरा, संभव है कि दुनिया के किसी बड़े देश से या किसी बड़ी बैंक से लोन ले लिया जाए ताकि उस आधार पर अपने खर्चे को निपटाया जा सके। चौथा, पब्लिक स्पेंडिंग को कम किया जा सके ताकि आप लोगों के हेल्थ पर, आपके रोजगार पर, आपके मतलब उन तमाम साधनों पर जो धन खर्च होता है उसे कम किया जा सके। ये सारे इसके परिणाम होते हैं जब एफआरबीएम के तहत फिस्कल डेफिसिट आता है। यह बहुत बड़ी एक ऐसी इकोनॉमी की टर्म है जिसे गोलमोल करके प्रस्तुत तो कर दिया जाता है, लेकिन इसकी जितनी व्याख्या करोगे ये उतना ही डिटेल में निकलती हुई चली जाती है। मेरे प्यारे साथियों, सरकार ने यह सिंपल सी बात है जो आप लोगों के बारे में बता दी है। एक चीज जान लीजिएगा, सरकार का कहना है कि 2020-21 में तो इतना रहा, 2021-22 का भी पहले से ही बता दे रहे हैं, ज्यादा उम्मीदें मत करिएगा हमसे, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि 2021-22 में भी घाटा 6.8% चलने वाला है। ये अभी दूर के सपने हैं। और तो सोचिए मेरे प्यारे साथियों, एफआरबीएम एक्ट के तहत जो बात कर रखी है वो तो हटाइए, सरकार ने प्रोजेक्शन दे रखा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 25-26 में भी हमारा जो घाटा है वो 4.5% रहेगा। यानी अगेन ये वाली परिस्थिति अभी आने वाली नहीं है। ये फाइनेंशियल यानी वित्तीय प्रबंधन में अच्छी बात नहीं मानी जाती है। आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि रेलवे का निजीकरण होना, ओएनजीसी के शेयर बेच देना, आईओसीएल के शेयर बेच देना, ये सारे विनिवेश के तरीके हैं और सरकार ऐसी स्थिति में पहुंचने पर ही ये सारे कार्य करती है। अगर आप रूट कॉज ढूंढेंगे यानी कि इकोनॉमी की अगर नब्ज ढूंढना चाहेंगे तो वो एफआरबीएम एक्ट के तहत दिया गया ये फिस्कल डेफिसिट ही होता है, जहां से आप सरकार की और देश की आर्थिक स्थिति को पकड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, इंश्योरेंस और बैंकिंग के लिए क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि इंश्योरेंस एक्ट के तहत हम कुछ चीजें यहां पर चेंज कर रहे हैं। इंश्योरेंस में एफडीआई अगेन 74% फिर से वहीं आ जाइए घूम फिर के। आपको 74% एफडीआई क्यों चाहिए भाई? इसलिए चाहिए ताकि विदेशी पैसा आए आपके पास, खुद का तो है नहीं, तो विदेश का जो पैसा आए मेरे प्यारे साथियों, इसलिए इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई आमंत्रित की जा रही है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक, जैसा मैंने अभी हाल आपको बोला, इधर देख लीजिए यही पॉइंट मैंने लिखा है। भारत के अंदर आईडीबीआई बैंक है, इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। मतलब समझ में आ गया, सरकार अपना हिस्सा बेचेगी ताकि पैसा आ सके। इन दी 2 banks and 1 public sector company, there will be change in the law of this. IPO will also be brought to LIC. बची थी बेचारी LIC, अब इसका भी शेयर बिकेगा क्योंकि इसकी भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आएंगी, यानी इसका भी शेयर आएगा। सर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि इसके भी हिस्से आप लोगों के बीच में बिकेंगे, यानी LIC का भी आप लोग शेयर परचेज कर पाएंगे। शेयर कोई बहुत बढ़िया बात नहीं होती है, आपके लिए बढ़िया हो सकती है, लेकिन कंपनी का तो हिस्सा आप लोगों के बीच में चला जाएगा जनाब, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो 20,000 करोड़ रुपए जो सरकारी बैंक चल रही हैं उनमें हम खर्च करेंगे, लेकिन अगेन ये खर्च किस चीज में होगा? तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बाउंस बैक कराने के अंदर खर्च किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों अगर आप बात करें कि एजुकेशन के लिए क्या बात की गई है, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर एजुकेशन में कहा गया है कि 100 नए सैनिक स्कूल हम खोलेंगे, लेकिन अगेन ध्यान रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में कंसीडर होती हैं जो सैनिक स्कूल्स हैं, लेकिन इनके अंदर बताया गया है कि ये एनजीओ की मदद से खोले जाएंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से खोले जाएंगे। दैट मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सरल रूप में समझ सकते हैं, यानी सरकार अपने पैसे की जगह किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा लगवाएगी। नंबर नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर यानी सबकी मदद से सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप एट लेह फॉर हायर एजुकेशन इन लद्दाख। लद्दाख के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। फैसिलिटी विल इंप्रूव, 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल क्या होते हैं? जो भी वनवासी हैं या जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ट्राइबल क्षेत्र के अंदर खोले जाने वाले स्कूल्स हैं, एकलव्य स्कूल के बारे में कही गई है। सरकार 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी शेड्यूल कास्ट बच्चों के 6 साल के लिए आगे की तरफ देने के लिए। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी यहां पर ट्राइबल चाइल्ड्स के लिए लाई जाएगी, ऐसा कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के अंदर सरकार का कहना है कि हम यहां पर 1,10,000 करोड़ तो रेलवे पे खर्च करेंगे, उनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर 1,07,100 करोड़ रुपए का होगा।
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। दो प्रकार का एक्सपेंडिचर है। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉन एज रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है जिसके बारे में आपको पता है कि यह हर महीने होने वाला है या हर साल होने वाला है। उदाहरण के रूप में समझिए, अगर मुझे 10 एम्प्लॉय रखने हैं और मैंने उनको सैलरी देनी है, तो वो हर महीने तय है कि यह सैलरी दी जाएगी। दैट मींस दैट इज रिकरिंग, यानी कि पुनरावृत्ति होनी है इस घटना की। यह है मेरे प्यारे साथियों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा। दूसरा खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेट्स से मुझे अपने लोगों को बिठाने के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक ऑफिस परचेज करना है, जिसका खर्चा एक बार हो गया, बार बार नहीं होगा, यानी हर महीने में नया ऑफिस नहीं खरीदूंगा। ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों दैट इज नॉन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार का कहना है कि हम लोग रेलवे के अंदर 1 लाख करोड़ से ऊपर का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। दैट मींस हमारे द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो कुछ नए संसाधनों के विकास में, जैसे 2023 तक लाइट का इलेक्ट्रिफिकेशन करना, 2022 तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का निर्माण होना, ये तमाम कार्य इसी के अंतर्गत आने वाले हैं। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स जैसे उदय योजना, अगर आपको मालूम हो तो जो डिस्कॉम्स थे यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी इंडिया के अंदर, उनके अंदर चल रहे घाटे को मुनाफे में बदलने के लिए या उन्हें घाटे से उबारने के लिए सरकार ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अपने द्वारा फंड्स दिए थे। ऐसे ही फंड 3,05,000 करोड़ के मेरे प्यारे साथियों पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एक प्रकार से समझिए कि उदय स्कीम के माध्यम से दिए जाएंगे। कैपिटल इन्फ्यूजन ऑफ 1,000 करोड़ सोलर एनर्जी पर खर्च किए जाएंगे, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, और 1,500 करोड़ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को दिया जाएगा, ताकि नवीनीकरण ऊर्जा को लेकर के भारत के जो लक्ष्य हैं उन्हें पूरा किया जा सके। ठीक है, ये कुछ मेरे प्यारे साथियों महत्वपूर्ण खर्चे हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप लोगों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल, सर रोजगार को लेकर बताइए ना क्या कुछ हुआ है। तो आंसर है मेरे प्यारे साथियों द सिचुएशन इज नॉट क्लियर अबाउट जॉब। रोजगार के बारे में कोई भी सिचुएशन क्लियर नहीं की गई है, लेकिन जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, देखिए मैं ये सारी न्यूज आपको सुना रहा हूं, दिन भर के सारे न्यूज़पेपर्स में से उठाई हुई कटिंग्स हैं, अच्छे अच्छे इकोनॉमिक जो एडवाइजर्स हैं उनकी द्वारा बताई हुई जो कंक्लूसिव रिमार्क हैं उन्हें मैं अपनी भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर उनका कहना है कि डायरेक्ट जॉब के बारे में सरकार ने कुछ नहीं बोला, लेकिन सरकार अगर बोल रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, तो ऐसी स्थिति में संभव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में काम तो इंसान ही करेगा। ऐसी स्थिति में इंसान के लिए मेरे प्यारे साथियों यहां पर बजट दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। तो जो इंफ्रा का बजट है उससे संभव है कि गवर्नमेंट जो है वो 1.5 लाख तक रोजगार डेवलप कर दे। दैट मींस ये वो जॉब हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लाए जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी तो भैया शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट के कुछ ट्रेंड आपके सामने दिखाए गए हैं। लास्ट टाइम जब आया था तब शेयर मार्केट नीचे गया था, इस बार शेयर मार्केट खुशी मना रहा है। कैसा लगा आपको ये छोटा सा विश्लेषण? उम्मीद है मैंने 30 मिनट में अपनी बातें खत्म की हैं। हालांकि इसका विश्लेषण आने वाले 10 दिन तक चलता रहेगा, आगे भी इसमें से बहुत सारी योजनाएं निकल के आएंगी, पूरा बजट का डॉक्यूमेंट निकल के आएगा, पूरा एप्लीकेशन है, उसके अंदर विश्लेषण निकलता रहेगा, धीरे धीरे हम आप तक साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे प्यारे साथियों आज दिन भर हुई घटनाओं का एक छोटा सा मैंने आपके सामने समीक्षा प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।